आप सबको बताया कि बिहार फेस्टिवल का दौर खत्म हो गया है और विद्यार्थी लोग पढ़ाई की ओर आ चुके हैं और बिहार पुलिस का रिजल्ट भी आ चुका है और आप सबको बताया कि बीपीएससी 3 का भी रिजल्ट आ गया। थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे है तो इसे नाखुश नहीं होइए, आगे पढ़ाई की तैयारी कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है शिवाजी, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, मराठों का उत्कर्ष, इसमें शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर का जरूर क्वेश्चन लौटिए इसके बारे में, जरूर क्वेश्चन उसको देखिए और उसका रिवीजन करिए। तो आज हम देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसकी क्या क्या संघर्ष की कहानी, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा कन्फर्म रिवीजन कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, या कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी है। प्रश्न पूछता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन सा है? शिवाजी। तो शिवाजी को कभी मत भूलिए, ठीक है, शिवाजी को कभी मत भूलिए, शिवाजी के बारे में याद रखिए। मराठा साम्राज्य के कौन सा है संस्थापक है? शिवाजी। ठीक है, ये पूछता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। ये भी पूछता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1600, हाँ 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में। आप याद रखिए, परीक्षा में पूछता है। सिवनेर दुर्ग कहाँ है? जूनागढ़ के समीप है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र पड़ता है। जूनागढ़ के समीप है, महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, शिवाजी के पिता नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। ठीक है, और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था। तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव है। तो शिवाजी के दो गुरु हुए, एगो गुरु है, एगो दादाजी हुए। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव हुआ, लेकिन ना शिवाजी के ना एक और गुरु थे, रामदास दादाजी। ठीक है, जहाँ पे ना आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान का असर उन पे पड़ा था शिवाजी पे। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। जब भी परीक्षा में आया शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? तो कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? कोंडदेव। और उनका दादाजी थे, ठीक है, गुरु रामदास। उनका ना आचरण का प्रभाव उन पर पड़ा था। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई दादा जैसा रहता है उसका पोटा भी वैसे बन जाता है। ठीक है, मतलब उसी तरह का, तो वही बात है। तो आचरण का प्रभाव पड़ा था गुरु रामदास का। ठीक है, शिवाजी का विवाह है ना साईबाई निंबारकर से हुआ था। साईबाई निंबारकर उनकी पत्नी हो गई। कब हुआ था? 1640 में। शिवाजी ने शाहजी ने, उनके पिताजी यानी शाहजी, शिवाजी को ना राजगद्दी दे दिए पूना। ठीक है, और खुद ना स्वयं बीजापुर के ना रियासत में ना नौकरी कर लिया। यानी इनके पिताजी कितना अच्छा बेमिसाल कायम किए कि बेटा जब बड़ा हो गया तो उसको राजगीर दे दिए और खुद दूसरा के यहाँ नौकरी करने चल गए। लेकिन अभी होता है क्या ऐसा ना, तो पहले योग्य बनो तब तुमको कुछ मिलेगा, चाहे खुद से कमा के आओ। तो ये ना क्या किए, अपने बेटा को ना दे दिए, पुणे की जागीर दे दिए कि लो बेटा तुम चलाओ, और खुद चले गए बीजापुर के शासक के ना अधीन नौकरी करने लगे। ठीक है, तो इनके पिताजी ऐसे थे। बहुत अच्छा मिसाल है, ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक ये थे, जब बड़ा हो गया बेटा, संभालने वाला हो गया राजपाट, तो उसको राजपाट दे दिए। और राजपाट में हस्तक्षेप न हो इसलिए दूसरे के यहाँ चल के नौकरी कर लिए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो बोलबे ना करेंगे, डांटबे ना करेंगे। हाँ, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो ये खुद चल गया। तो ये प्रश्न पूछता है शिवाजी के पिता शाहजी ने किसके अधीन कार्य संभाला या कार्य किया? तब बीजापुर के अधीन। ठीक है, स्वयं को बीजापुर के रियासत में ना नौकरी पर ले लिए, नौकरी पर चले गए। ठीक है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1664 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण के पहाड़ी पर ना अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले 1664 में बीजापुर ना ये इसको जीते। इसको 1664 में क्या किए? इसको ना जीत लिए। किसको जीत लिए? यही अभी जो कहे ना उसको तोरण पर। कौन सा तोरण है? हाँ, बीजापुर के तोरण पर ना, वो बीजापुर के तोरण के ना पहाड़ी है। ठीक है, इसको जीत लिए, बीजापुर के तोरण को जीत लिए। कब जीते? 1664 में, यानी पहला अभियान था। ठीक है, देखो पापा उसी के अंतर्गत नौकरी करते हैं, अब बेटा उसके तोरण को जीत लिया। ठीक है, ठीक है, जीत लिया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। कहिया 1656 में शिवाजी को ना राजा की उपाधि औरंगजेब दिया था। वही औरंगजेब जो इनको गिरफ्तार कर लेता है, पढ़ा थे ना पीछे। हाँ, तो यही औरंगजेब है, औरंगजेब जो उसको जिंदा पीर कहे थे ना, बताए थे ना, मुगल काल में पढ़ा था ना उसके बारे में, जिंदा पीर इसको बोलते हैं। ठीक है, और शिवाजी को ना राजा की उपाधि दिया था, यानी कि मान्यता। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में, यानी 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा कि जाइए शिवाजी को पकड़ के ले आइए। तो शिवाजी क्या किए? इसको मारिए दिए। ठीक है, इसको मार दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां को हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 दो बार लूटा। तो ये बात याद रखिएगा, 1664 में और 1670 में, दो बार सूरत को लूट लिया। सूरत को
जिसका सूरत अच्छा होगा उसको लुटा दिया, ठीक है। लूटना क्या मतलब क्या, वहां से जो खजाना था वो ले लिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा और कब कब लूटा। जितना भी एग्जाम उलट के पढ़िएगा ना, बिहार पुलिस दरोगा ऐसा इस सब यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो परीक्षा में आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा सही ऑप्शन मारे, इतना कंफ्यूजन रहिएगा, ठीक है। तो एक बार 64 और एक बार 70 को सूरत को लूटा 2 बार, ठीक है। कौन, शिवाजी। और सबसे पहले कब थी 1664 में क्या किए, बीजापुर के पहाड़ी को जीत लिए तोरण को, ठीक है। इनका राजधानी कहाँ चला गया, रायगढ़। एकदम एक एक बात को ना ध्यान में एकदम ध्यान में रखो तो परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और अब देखना ना एग्जाम फिर स्टार्ट होगा तो एग्जाम चलते ही रहेगा। अभी एमटीएस का चल रहा है एग्जाम, फिर ये आएगा, एनटीपीसी चालू हो जाएगा, बीएसएससी चालू हो जाएगा, बीपीएससी का डेट हालांकि बढ़ गया कर रहा है, लेकिन आज पता चलेगा कि आधिकारिक डेट क्या हुआ है। और टीचर का तो बड़ा वैकेंसी आ ही रहा है, एगो खत्म हो रहा है, आज रिजल्ट आना शुरू हो गया कल से। अब मतलब एग्जाम चलेगा तो एग्जाम ही चलेगा, एग्जाम ही चलेगा, एग्जाम चलेगा। बिहार पुलिस भी आ रहा है बड़ा वाला वैकेंसी, बिहार दरोगा भी आ रहा है बड़ा वाला वैकेंसी, जीडी का एग्जाम बच ले अभी सब एग्जाम तक किसके लिए, जो भी एग्जाम देना है उसके लिए क्या करना, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, जो पढ़ना है उसको रिवीजन करना है। एग्जाम का है ना निकल में करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आता है, जब भी प्रीवियस उलट के देखिएगा आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो सूरत को क्या बार लूटा, कब कब, 1664 और 1670, एकदम याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। तो पूछेगा पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। उसके बाद 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया, यानी बीजापुर का ना एक दुर्ग था पन्हाला दुर्ग, उसको ना छीन लिया कहीं 1672 में। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के काशी प्रसिद्ध गंगा भट्ट द्वारा ना अपना राज्याभिषेक करवाया था। देखो राजा ही पहले ही बन गए थे, ठीक है, लेकिन विधिवत रूप से गंगा प्रसाद भट्ट ना उनको ना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। ये पंडित है, ये वाराणसी के पंडित है, ये पहले महाराष्ट्र के थे लेकिन वाराणसी में बहुत समय से रहते थे, ठीक है। तो ये पूजा पाठ समझ रहे हैं ना, पूजा पाठ करवा के राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। तो पूछेगा कि शिवाजी को राजगद्दी किसने सौंपा था, बैठाया था, तो यही तिलक लगा कर उसको बैठाए थे। नाम है श्री गंगा प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये कहाँ के थे, वाराणसी के थे, ठीक है। तो जब शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक मतलब कि राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। तो पूजा पाठ यवन ये सब होता है ना, यही पंडित जी करवाए थे, ठीक है। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रहते थे, ठीक है। वाराणसी क्या है आपका धार्मिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत की राजधानी दिल्ली माने नई दिल्ली, और पूर्व में थी कोलकाता, ठीक है, याद है ना ये सब। धार्मिक राजधानी और फाइनेंशियल सिटी मुंबई, ठीक है, याद रखिए सब, भूल मत जाइएगा, सब संबंधी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर में कैद कर लिया, यानी शिवाजी को बुलाया था ये, ठीक है, आए ना आते समय कैद कर लिया कहीं 1666 में, और जयपुर भवन रख लिया। जयपुर भवन आगरा में कहाँ है, ठीक है, इन्हें समझिएगा जयपुर नाम है तो राजस्थान में तो नहीं, जयपुर भवन में उनको गिरफ्तार कर रख लिया। तब मई में गिरफ्तार किया था, अगस्त में वो निकल गए, 16 अगस्त 1666 को ना वो भाग निकले। तो जब सिनेमा में देखिएगा ना तो उसमें बताया गया शिवाजी कैसे निकले थे, ठीक है, स्कूल की टुकड़ी में बैठ के निकल गए, ठीक है। ऐसा सिनेमा में से बताया गया कि वो जेल में थे और जेल में से निकल गए, औरंगजेब के जेल में से, जो औरंगजेब उतना खतरनाक था, ठीक है, यानी उसको चकमा दे दिए, ठीक है, अब बाहर निकल गए, फिर राजा बन गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। कहता है शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से ना 16 अगस्त 1666 को ना भाग निकले, वहां से भाग निकले, ठीक है। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु, और 3 अप्रैल का शिवाजी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 3 अप्रैल 1680 ठीक है, मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया मात्र 53 वर्ष की अवस्था में, कितना 53 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो गया। कहता शिवाजी के मंत्रिमंडल को ना अष्ट प्रधान, यानी पूछेगा अष्ट प्रधान किसके दरबार रहते थे, एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, पूछबे करता है। उधर नवरत्न, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, ये सब क्वेश्चन आए करता है घुमा फिरा के। तो यहाँ पे अभी आपको आया है अष्ट प्रधान, ठीक है। अष्ट प्रधान किसके दरबार में, शिवाजी के 8 गो मंत्री रहते थे, ठीक है। कहता अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यानी ये वो पोस्ट था पेशवा का, जो अष्ट प्रधान का ना मेन होता था, ठीक है। जैसे स्कूल में जाइएगा तो हेड मास्टर, कहीं कहीं प्रिंसिपल, परिवार में मुखिया होता है, कौन सा मुखिया, पिताजी होते हैं या माताजी होते हैं, परिवार का गार्जियन,
तो उसी तरह से ना अष्टप्रधान का मेन होता था कौन? पेशवा। पेशवा पेशवा का पद ना महत्वपूर्ण होता था। शिवाजी के दरबार में मराठों को भाषा के रूप में प्रयोग किया था, यानी शिवाजी के राजकीय भाषा कौन सा हो गया? मराठा। शिवाजी की सेना 3 प्रमुख विभाग थी। वह पागा सेना, ये नियमित घुड़सवार सैनिक थे। उसके बाद सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, और पैदल सेना थे। ठीक है। शिवाजी को तोप ना औरंगजेब दिया था। तोप जानते हैं ना, आर्टिलरी, औरंगजेब इनको दिया था। ठीक है, सॉरी अंग्रेज दिया था। अंग्रेज यानी अंग्रेज दिया था शिवाजी को तोप। ठीक है, कि तोप से ऐसे लड़ाई होता है, यानी अंग्रेजवा आ गया था, पता है ना 1600 में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वह में ना अंग्रेजवा है, तो इनको दिया था तोप। ठीक है। मराठा राज्यों के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे, एक वह स्वराज, एक है मुक्तई। तो स्वराज क्या है? स्वराज कहते हैं अपना क्षेत्र को। ठीक है। जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठाओं के नियंत्रण में था उसे ना स्वराज क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि पूरे उस पर कंट्रोल ना मराठा का है, दूसरा का नहीं। जैसे आपका घर है तो उस पर आपका कंट्रोल है ना, तो इसी जहाँ मराठा क्षेत्र था ना, वो पूरे क्षेत्र पर ना मराठा कंट्रोल था, वो क्या हो गया? स्वराज। और स्वराज का मतलब होता है देश, अपना देश। ठीक है, अपना देश। ठीक है। तो एक हो गया स्वराज और दूसरा है मुक्तय। मुक्तय, इसको ना मुक्तय को कहते हैं मुल्तय कदीम। यह वह क्षेत्र था जिस पर वे चौथ और सरदेशमुखी असूला करते थे, यानी कि स्वराज से ना वो टैक्स नहीं लेते थे सरदेशमुखी और मुक्तय, लेकिन किससे लेते थे? वह क्षेत्र था जिसमें ना वे चौथ क्या है? एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का। और सरदेशमुखी क्या है? एक प्रकार का कर है। कर माने कि टैक्स, आज के दिन में इसको टैक्स कहते हैं। तो देखिए, चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं ली जाती। स्वराज से माने कि अपन भूमि वाला से, अपन देश वाला से नहीं लिया जाता था, जो दूसरा का ना उससे लिया जाता था। कहता है वे बल्कि उन जगहों से लिया जाता था जहाँ मुगल या दैनिक राजाओं का शासन था, यानी मुगल जहाँ राज कर रहा था, शासन कर रहा था, या फिर दक्कनी जहाँ राज करते शासन कर रहे थे, वहां से क्या लेंगे? चौथ या फिर सरदेशमुखी। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठा के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। यानी शिवाजी कहते थे कि हमको ना तुम चौथ दो, नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो तुम हमको टैक्स दिया करो। ठीक है, तो उससे टैक्स लेते थे। ठीक है, चाहे मराठा रहे चाहे दक्कन वाला रहे। और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर ना दावा करते थे। यानी कि मुगल उस पर राज कर रहा था, लेकिन मराठा वाला बोलता था कि मेरा है, समझ गया? इसलिए यहाँ से ना तुमको टैक्स देना है, सरदेशमुखी। ठीक है, बात समझ रही है? स्वराज से नहीं लेते थे वो, किससे लेते थे? मुक्तई से लेते थे। मुक्तई के अंतर्गत कौन आता था? जहाँ पे मराठा के अलावा दक्कन वाला का या मुगल का राज हो, तो उसको कहते थे कि तुम हमको ना टैक्स दो, नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे और तुमको लूट लेंगे, यानी तुमको हम रक्षा करते हैं इसलिए हमको टैक्स दो। तो उससे टैक्स ले लिए। ठीक है। उसके बाद उस क्षेत्र से टैक्स लिए जो मराठा के अंतर्गत नहीं था, वो किसके अंतर्गत था? मुगल के अंतर्गत था या फिर दक्कन के अंतर्गत था। ठीक है, तो उससे टैक्स लेते थे कि तुम इस पर राज करो, लेकिन हमारा है। किसका है? हमारा है, इसलिए तुम हमको दो। इसलिए शिवाजी से टैक्स लेते थे। ठीक है, तुम तो बाहर से ना आए हो, उससे दूसरा देश के ना था, यहाँ के राज कर रहा था, तो शिवाजी कहते थे कि हमारा है, तुम इस पर ना हमको टैक्स दो, नहीं तो तुमको हम लूट लेंगे। ठीक है, तो देखो नीचे क्या कह रहा है, आप आगे थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे ना हमको ना महाराष्ट्र के प्रमुख संत हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका प्रमुख चीज है सो पहले देख लेते हैं। देखिए सरंजामी प्रथा का संबंध ना मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। परीक्षा में पूछेगा कि मराठा भू राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा से, यानी कि वहाँ के जो भूमि के लिए जो राज का जो व्यवस्था था ना कर लेने के लिए, वो कैसे लिया जाता? सरंजामी प्रथा से। ये नहीं एक प्रथा का नाम है, किसका नाम है? प्रथा का नाम है सरंजामी प्रथा। तो पूछेगा सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठों से। मराठा में किससे? शिवाजी से, क्योंकि शिवाजी का ही बड़ा नाम है, शिवाजी ये सारी चीज चालू किया है। ठीक है, तब उसका ना जो मंत्री परिषद था जिसमें 8 प्रधान रहते थे मेन, उसके बारे में बताया गया। जैसे पेशवा, ये ना प्रधानमंत्री था। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी और अर्थव्यवस्था की देख रेख ये इसी के पास रहता है, पेशवा का। यानी उधर बताया ना पेशवा प्रमुख है। ठीक है, सब में मेन। उसके बाद आता है सरिये नौबत, इस सेनापति था, यानी सेना का प्रधान कौन होगा? सरिये नौबत। उसके बाद अमात्य, ये राजस्व मंत्री हुआ था, यानी आय व्यय का लेखा जोखा किसके पास रहेगा? अमात्य के पास रहेगा। उसका वाकनवीस, ये सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के ना विभाग का अध्यक्ष था वाकनवीस। ठीक है, उसके बाद चिटनिक, राजकीय पत्रों को ना पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था चिटनिक, यानी कहाँ से कौन सा जवाब आया है, कौन क्या बोल रहा है, कौन राज वाला, उसको पढ़ के यही बताता चिटनिक। उसका सुमंत,
विदेश मंत्री था सुमंत। ये बहुत पूछता है कि सुमंत, मराठा के समय में सुमंत का पोस्ट किससे संबंधित था? विदेश मंत्री था। यानी विदेश मंत्री होता है ना, जानते हैं ना? हाँ, तो दूसरे देश के साथ जो संबंध रखता है विदेश मंत्री रखता है, ठीक है। तो उसमें सुमंत हुआ करता था, ठीक है। मतलब पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। और आगे है आपका शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित है। यानी पहले वो व्यक्ति था मलिक अंबर जो कर व्यवस्था लेके आया था ना, उसी के कर व्यवस्था पर ना शिवाजी के व्यवस्था लागू हुआ था, ठीक है। तो पूछता है कि शिवाजी का कर व्यवस्था किसके ऊपर निर्भर था? तो मलिक अंबर की व्यवस्था पर। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। यानी कि पहले रस्सी से लोग खेत नापते थे ना, तो ये काठी का प्रयोग किया। काठी जानते हैं ना, लकड़ी गुड़ी का, तो काठी से नापते थे, ठीक है। छड़ी, काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किए थे। शिवाजी ने 1679 में अन्ना जी दत्ता व्यक्ति का नाम है, अन्ना जी दत्तो व्यक्ति के नाम है, के द्वारा ना व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराते। जैसे अभी नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण करा रहे हैं ना, हाँ, तो ये ना पहले ही भूमि सर्वेक्षण करवा लिए थे। भूमि सर्वेक्षण माने कि यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक हमारा राज है, ठीक है। देखो वही है, सब वही है 1600 में, ठीक है, कि मराठा का राज कहाँ से कहाँ तक है, मराठा का कहाँ से कहाँ तक मराठा के अंतर्गत आता है, ये सब पहले ही वो तय कर लिए थे, ठीक है, उसी समय। तो किसके किसके द्वारा? एगो अधिकारी नियुक्त है अन्ना जी दत्तो द्वारा, तो भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, ठीक है। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग यानी 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ाकर ना 40% यानी 1/4 कर दिया था। यानी कि जो टैक्स लेते थे 1/3 लेते थे और उससे बढ़ा करके 1/4 कर दिए थे। यानी पहले था 33%, फिर 40%, ठीक है। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को ना 2 बार लुटा, जो पीछे बढ़ा है 64 में और 70 में। और शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हमको देखना है। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में देखना है, तो इसमें ना इससे पहले ना हम कुछ और बातें हैं जो बता देते। जैसे शिवाजी ना ये कहाँ से पढ़ रही है? महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में ना भक्ति आंदोलन कौन फैलाया, कब फैलाया, कैसे फैलाया, इसके बारे में जानना थोड़ा सा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ना ज्ञानदेव, ऐसे को ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है, ज्ञानदेव, इनका कार्यकाल है 1275 से लेकर के 1296 तक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मतलब महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन फैलाया ना, यही फैला, ठीक है। ये मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भागवत गीता पर न भावार्थ दीपक नामक बृहद टीका लिखी। इसी के सामान्य रूप में ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है, यानी बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ज्ञानदेव, या इसे कहते हैं ज्ञानेश्वर। परीक्षा में आपको पूछेगा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को कौन प्रसारित किया था? यही। जानते हैं ना उत्तर भारत में कौन लेके आया था? रामानुज, ठीक है। उसके बाद नामदेव आता है, ठीक है। इनका कार्यकाल है 1270 से लेकर के 1350 तक। इसने आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने अनेक भक्ति परम मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। यानी कि नामदेव जो लिखे ना, वो अभंगे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मराठी के अलावा उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी गीतों की रचना की। नामदेव ने सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी पूछेगा कि सगुण और निर्गुण के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? नामदेव को, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। माने ये जो लिखे है ना कुछ लेख, इनका लेख गुरु ग्रंथ साहिब में ना अंकलित किया गया है, संकलित किया गया, ठीक है। आप एकानाथ के बारे में देखो, ठीक है। इनका कार्यकाल 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था। यानी रामायण पर जो टीका लिखने का काम किया कौन किया? एकानाथ। यानी रामायण के ऊपर ना ये टीका लिखे, ठीक है, टीका लिखे एकानाथ। उसके बाद तुकाराम के बारे में देखना है। इनका जो कार्यकाल है 1598 से 1650 तक। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। देखो ऊपर वाला भी अभंग था, ये भी अभंग है, ठीक है। ये अभंग भक्ति परक काव्य की ज्योति पुंज है। उसका पढ़ना है रामदास के बारे में। इनका कार्यकाल 1608 से लेकर के 1681 तक। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत है, यानी महाराष्ट्र के अंतिम, देखो ज्ञानदेव रत्न शुरू वाला, आई अंतिम, ठीक है। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। 10 बोध इनकी रचना है, माने किताब के नाम है 10 बोध। कौन लिखा है? रामदास। और उपदेशों का ना संकलन है। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा का लोकप्रिय बनाया। भगवान राम जानते हैं ना? हाँ, तो ये ना राम जी को मानते थे, राम जी को वहां पे ना लोकप्रिय बना, ठीक है। कुछ बात कहता है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। एक है बरकरी संप्रदाय और दूसरा धरकरी संप्रदाय। यानी कि एगो राम जी की पूजा करेगा, एगो कृष्ण जी की पूजा करेगा, ठीक है।
तो भरकरी संप्रदाय है वो कृष्ण जी को मानेगा, ठीक है। कृष्ण जी को मानने वाला थे ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। और धरकरी संप्रदाय मानेगा राम जी को, यानी कि एगो प्रार्थना करेगा राम जी को, एगो प्रार्थना करेगा राम जी को, एगो प्रार्थना करेगा कृष्ण जी को, ठीक है। तो धरकरी संप्रदाय के रामदास थे, ठीक है, धरकरी संप्रदाय के रामदास थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कुछ शिवाजी का ना उत्तराधिकारी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है।